नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश महरिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, हम राजस्थान पुलिस विशेष की बात कर रहे थे, अर्थात राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2020 के अंतर्गत भाग ब में भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के नाम से हमारा एक टॉपिक है और उस टॉपिक में हमारे जो सब टॉपिक्स दिए गए हैं, यानी कि संविधान के विषय में जो हमारे टॉपिक्स दिए गए हैं उनके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। और उसी क्रम में हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान का भाग 3 जो मौलिक अधिकारों से संबंधित है और अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं। इससे पूर्व हमने समता का अधिकार की बात कर ली है, ठीक है। समता का अधिकार या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य था। एक बार मैं उन्हें पुनः रिपीट कर देता हूं जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। दोस्तों देखो, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में आपने पढ़ा था। अनुच्छेद 14 विधि का समान संरक्षण या विधियों का समान संरक्षण, विधि के समक्ष समता या विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 जाति धर्म मूल वंश जाति लिंग जन्म स्थान 5 आधारों पर भेदभाव निषेध था किसी भी नागरिक के साथ, ठीक है। उसके बाद में हमने बात की अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के अवसरों में समानता, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। इस प्रकार हमने अनुच्छेद 12 से लेके 18 तक एक एक अनुच्छेद को काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। जो लोग नए हैं पिछला वीडियो देखें और अपने कंसेप्ट क्लियर करें। दोस्तों आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। जी हाँ, हमारे मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। संपत्ति का मौलिक अधिकार हमने 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया था। तो वर्तमान में हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें से एक हम पढ़ चुके हैं और दूसरा है स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। तो आइए आज हम दूसरे मौलिक अधिकार के बारे में बात करते हैं। तो स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 के मध्य वर्णित है, यानी कि सबसे पहले हम आज बात करेंगे अनुच्छेद 19 की। तो शुरू करते हैं दोस्तों। देखो, अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि कुछ विषयों का संरक्षण, यानी कि बोलने से संबंधित जो भी जितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं उनके संदर्भ में यहाँ बताया गया है कि उनके संदर्भ में हम उन स्वतंत्रताओं का क्या किया गया है, इस अनुच्छेद में संरक्षण प्रदान किया गया है कि आपकी जो बोलने की आज़ादी है, आपकी घूमने की, फिरने की, रहने की, व्यापार करने की, ठीक है। तो ये तमाम प्रकार की जो आपकी स्वतंत्रताएं हैं उनको यहाँ शामिल किया गया है। कौन कौन सी स्वतंत्रताएं मूल संविधान में थी, कौन सी बाद में किस प्रकार से जोड़ी गई, उनके बारे में भी आज हम खुलकर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन इससे पूर्व मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हमारे अनुच्छेद 19 में मूल स्वतंत्रताओं में, या हम बात करें मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं का उल्लेख था। मूल संविधान में अनुच्छेद 19 में कितनी थी? मूल संविधान में अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन था, ठीक है। वर्तमान में कितनी हैं? वर्तमान संविधान में अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। कितने प्रकार की हैं? 6 प्रकार की। अब एक कौन सी हटाई गई है, इसके बारे में भी हम चर्चा भी करेंगे। दोस्तों राजस्थान पुलिस में सीधा एग्जाम में दोस्तों वो सवाल पूछ लेता है अनुच्छेद 19 का संबंध किससे है। फिर वो पूछता है कि अनुच्छेद 19 में वर्तमान में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन है? 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन वर्तमान में है। मूल संविधान में अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन था? तब हमें आंसर देना है 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन था। 7 प्रकार की कौन कौन सी थी, आइए शुरू करते हैं। देखो, नंबर 1 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। नंबर 2 शांतिपूर्वक निरायुक्त सभा का अधिकार। नंबर 3 संघ या संगठन का अधिकार। नंबर 4 निर्बाध रूप से घूमने की स्वतंत्रता। नंबर 5 निवास करने की स्वतंत्रता। नंबर 6 संपत्ति अर्जन का अधिकार और नंबर 7 व्यापार करने की स्वतंत्रता। टोटल कितनी हो गई? 7। लेकिन हमने संपत्ति अर्जन का अधिकार, देखो दोस्तों, संपत्ति का मूल अधिकार अनुच्छेद 31 में वर्णित होने के साथ साथ अनुच्छेद 19 जो आपका ये एफ वाला पार्ट है जिसको हम हिंदी में च कहेंगे, 19(1) च में भी संपत्ति अर्जन का अधिकार था। इसे भी यहां से हटाकर अनुच्छेद 300 क में संपत्ति के कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार के रूप में दर्जा प्रदान किया। तो अब जब हम इसको हटा देंगे यहां से तो वर्तमान में टोटल कितने बच जाएंगे? 6 हो जाएंगे ना दोस्तों, ठीक है।
अब हम इनके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। देखो, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। देखो दोस्तों, अनुच्छेद 19 का पहला और उसका भी सब पैरा ये है, यानी कि अनुच्छेद 19(1)(a, याद रखना, अनुच्छेद 19(1)(a, या इसको मैं यूं कहूं, अगर हिंदी में जब हम लिखेंगे तो मैं यहां आपको बता दूं, हिंदी के अंदर हम बात करें तो यहां होगा क, यहां होगा ख, यहां होगा ग, यहां होगा घ, और यहां होगा अड़, और यहां होगा च, और यहां होगा छ। तो ये हिंदी में भी आपसे पूछा, कैसे भी वहां आए तो आपको घबराना नहीं है। अब देखिए, अनुच्छेद 19(1)(a, यानी कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अर्थात आपको अपने विचार प्रकट करने की आजादी है। आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अपने विचारों को आप आसानी से किसी भी व्यक्ति के सामने किसी भी स्वरूप में प्रकट कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते इसके अंदर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन वो आपसे नहीं पूछेगा प्रतिबंध, क्योंकि ये जो RS वगैरह अपर लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें सवाल बनता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कैसे। देखो, आप अपनी वाणी से किसी को क्षति नहीं पहुंचाएं, आप अपने विचारों के द्वारा किसी के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाएं, अर्थात मानहानि का मुकदमा आप पर हो सकता है। समझ रहे हैं? आपने जब सुना होगा कि किसी व्यक्ति ने, जब बड़े बड़े राजनीतिक दल एक दूसरे पे कभी आरोप लगाते हैं और कोई गंभीर आरोप इस प्रकार का लगा देते हैं, तो संबंधित व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर मानहानि का मुकदमा दायर कर देता है, अर्थात इन्होंने मेरी इज्जत, मेरा जो मान सम्मान था उसे ठेस पहुंचाने का कार्य किया है। तो वो इसी अनुच्छेद, इसी आर्टिकल का क्या है, उल्लंघन है दोस्तों, ठीक है। देश की एकता और अखंडता पर खतरा पैदा हो जाए। मान लीजिए आप लेक्चर भाषण दे रहे हैं, भाषण आप दे रहे थे किसी चीज पर, और आपने ऐसा भाषण दिया कि लोगों ने विद्रोह शुरू कर दिया, जिससे भारत की एकता और अखंडता पर खतरा उत्पन्न हो गया, तो यह भी इसका उल्लंघन है। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार के अन्य प्रावधान भी इसमें किए गए हैं, जिसके द्वारा इन पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। अर्थात बोलने की आज़ादी है, लेकिन सीमा में रहकर। ऐसा नहीं है कि जो मर्जी पड़े आप बोलो और जिससे हमारे देश को नुकसान हो, लोगों को नुकसान हो। ऐसा कार्य सरकार आपको नहीं करने देगी। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप खुद राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल बनने जा रहे हैं। आपको पता है ऐसे मामलों में FIR दर्ज होती है और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाती है। दोस्तों आगे हम बात करें, देखो इसी के अंतर्गत अब मूल संविधान में केवल यही वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार था। अब आप कई बार पढ़ते हैं साहब, प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19(1)(a) में है। देखो दोस्तों, यदि आपसे वो पूछ ले कि मूल संविधान में वर्णित नहीं थी, तो आज भी या वर्तमान संविधान में वर्णित नहीं है, तब भी आज ये जो है संविधान में कहीं पे भी किसी का कोई वर्णन नहीं है। अलग से ये नहीं कहा गया है कि चुप रहने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत आता है। जी नहीं। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब किसी वाद को लेकर, किसी मामले को लेकर कोई केस दायर किया गया, तब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाया कि यह भी अपने आप में एक मौलिक अधिकार है, एक अधिकार है जो इस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अर्थात आपके सामने ये जो मौलिक अधिकार हैं, ये सभी मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19(1) वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं। अर्थात ये सभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुनाए गए निर्णय हैं, डिसीजन हैं, जो सभी अधिकार अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत माने जाते हैं। अब आपसे पूछे कि प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तब अपने को क्या लिखना है, अनुच्छेद 19(1)(a). यदि वो आपसे पूछे, हालांकि ऐसा सवाल आपसे इतना टेढ़ा नहीं पूछेगा, लेकिन आपसे वो सीधा पूछेगा कि चुप रहने का अधिकार संबंधित है अनुच्छेद 19(1)(a), इस प्रकार से पूछेगा। अब देखो, वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी का जहां अधिकार प्रदान किया गया है, वहीं हमें यह अनुच्छेद चुप रहने का अधिकार भी प्रदान करता है। अर्थात आप किसी को जबरदस्ती परेशान नहीं कर सकते, बोलने के लिए विवश नहीं कर सकते। वो नहीं बात करना चाहता है तो न रहे, यानी कि जिसको हम मौन रहने का अधिकार भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है। आगे हम बात करें राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार। अब देखिए, यानी कि जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है, राष्ट्रीय ध्वज है,
उसे आप फहरा सकते हैं, मान सम्मान के साथ सुबह सूर्योदय के साथ पहनाएं और रात को सूर्यास्त से पहले उतार लें। जो भी उसका प्रोसीजर होता है आपको वो फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद में आप राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं। पूर्व में एक आम इंसान को राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अनुमति सरकार के द्वारा नहीं दी जाती थी, ठीक है। तो एक नवीन जिंदल करके मामला था, उसमें ये स्वतंत्रता हमें प्राप्त हुई दोस्तों। अब हम बात करें सूचना का अधिकार। देखो, हमें सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, हमारे यहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे चल रहा है, तो इसके संदर्भ में हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार जानने का अधिकार, ये भी हमें अनुच्छेद 19(1) के वाक एवं अभिव्यक्ति यानी कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही प्रदान किया जाता है। अब देखो नाटो का अधिकार। नाटो, देखो दोस्तों, जो व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक के हो चुके हैं और जिनका नाम मतदाता सूची में पंजीकृत है और जिन्होंने मतदान में भाग लिया है, यानी कि जिन्होंने विधानसभा और संसद के मतदान में भाग लिया या सरपंच के मतदान में भाग लिया, तो उन्होंने नीचे ईवीएम में सबसे आखिरी जो बटन होगा वहाँ लिखा होगा नाटो, यानी कि जो आप में से यदि इन सभी कैंडिडेट में से कोई भी पसंद नहीं है तो आप नोटा का बटन दबा सकते हैं, ठीक है। तो प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार। अब मैंने आपको बताया प्रेस यानी कि जो हमारा मीडिया है, प्रिंट मीडिया हो, भले ही आपका जो वर्चुअल मीडिया हो, भले आप मल्टी मीडिया हो, ये सभी प्रकार का जो मीडिया है वो किसके अंतर्गत आता है? प्रेस की स्वतंत्रता के अधीन आता है। और प्रेस की स्वतंत्रता का अधीन अनुच्छेद 19(1) के वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है दोस्तों, ठीक है, ये क्लियर रखना। इसी के अंतर्गत प्रदर्शन एवं धरने का अधिकार भी आता है। कोई भी व्यक्ति प्रदर्शन कर सकता है, किसी चीज को लेकर सेटिस्फाइड नहीं है, किसी चीज को लेकर संतुष्ट नहीं है, तो वो धरना प्रदर्शन कर सकता है, ठीक है, लेकिन वो हड़ताल नहीं कर सकता। देखो दोस्तों, और हमारा अगर जैसे मान लो कभी जैसे कोई सवाल बनता है, पूछा जाता है, तो वो यही है कि वो हड़ताल नहीं कर सकता दोस्तों। आपको पता है राजस्थान पुलिस में जब आप जाएंगे तो राजस्थान पुलिस का जब आप सिलेक्शन हो जाएगा, फाइनल प्रोसीजर हो जाएगा, उसके बाद में जब आप सरकार का एक बॉन्ड साइन आपको करना पड़ता है, वहाँ साफ साफ लिखा होता है आप हड़ताल नहीं करेंगे, क्योंकि आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है और आप हड़ताल नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसी प्रकार हड़ताल का अधिकार अनुच्छेद 19 के अंतर्गत शामिल नहीं है। अन्यथा आपको पता है हमारे यहाँ भारत में तो दौर ही ऐसा है, अगर हड़ताल का अधिकार प्रदान कर दिया जाए तो कहते हमारा मौलिक अधिकार नहीं करना हमें तो इस प्रकार की समस्याएं भी काफी उत्पन्न हो सकती हैं दोस्तों। अब देखिए, उम्मीद करता हूं आपका ये पहला पैरा पूरा समझ में आ गया होगा। अब देखो दूसरे बात करते हैं। अनुच्छेद 19(1)(b) शांतिपूर्वक एवं निरायुध सभा का अधिकार, अर्थात सभा या सम्मेलन करने के लिए कोई व्यक्ति सभा या सम्मेलन का आयोजन कर सकता है, लेकिन वो सभा या सम्मेलन कैसा होना चाहिए? पहला, शांतिपूर्वक होना चाहिए, नंबर 2 निरायुध होना चाहिए, और नंबर तीसरी बात लोक हित में होना चाहिए, ठीक है। लोक व्यवस्था के हित में होना चाहिए। लोक व्यवस्था के हित में मतलब जिससे दूसरे लोगों को परेशानी ना हो, समझ रहे हैं आप? यदि आप कोई भी कार्य करें तो जिससे दूसरे लोगों को परेशानी नहीं हो, आप सभा करो, सम्मेलन करो, शादी ब्याह करो, कुछ भी करो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने पूरी गली में टेंट गाड़ दिया। साहब, अब शादी तो 1 दिन तक थी, 4 दिन 7 दिन तक आपने टेंट ही नहीं उठाया, तो क्या होगा? वो चीज़ लोक व्यवस्था के हित में नहीं है। लोग क्या होंगे? उग्र हो जाएंगे, आपसे लड़ाई झगड़ा करेंगे, फिर आप वापस थाने जाएंगे, कंप्लेन करेंगे। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये कभी भी क्या होता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा, उससे लोक व्यवस्था खराब हो सकती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि भाई हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन खराब हो। बाकी आप सभा कर सकते हैं। अब देखो, बातचीत करने के लिए हथियारों की क्या आवश्यकता है? निरायुध, ठीक है। सभा शांतिपूर्वक हो, आराम से 10-20 आदमी 50 आदमी बैठो, बातचीत करो। यदि आप हथियार लेकर सभा कर रहे हैं, इसका मतलब आप तो लड़ाई करने आए, आप सभा करने नहीं आए, तो इस पर पाबंदी लगाता है। इसीलिए आप जब राजस्थान पुलिस में भर्ती होंगे तो आप याद रखना, जब भी आप डेली न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि जब किसी व्यक्ति को धारदार हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया, तो ये एक अपराध है दोस्तों। एक सीमा तक एक जो होता है, एक सरकार ने एक पैरामीटर फिक्स कर रखा है कि कोई चक्कू भी होगा तो इतनी सीमा तक होगा। दूसरी चीज़, उस पर धार नहीं होनी चाहिए। यदि कोई बड़ा धारदार हथियार है जिससे किसी की जान ली जा सकती है, किसी पर जानलेवा हमला किया जा सकता है, तो ऐसे हथियारों पर पूर्णतः पाबंदी है। और यदि आप ऐसे कभी मामूली, जैसे मान लो आपको ज्ञात नहीं है, तो मैं आपको बता दूं, ऐसा कभी भी किसी भी धारदार हथियार को लेकर आप साथ में ना चले, अन्यथा आपके खिलाफ राजस्थान पुलिस मुकदमा दर्ज कर सकती है।
और आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। आगे देखिए, संघ या संगठन या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। देखो दोस्तों, मूल संविधान में संघ या संगठन बनाने का अधिकार था, लेकिन 97वां संविधान संशोधन 2011 के द्वारा सहकारी समिति बनाने का अधिकार भी इसमें जोड़ा गया। संघ या संगठन, देखो अब आरएसएस है, ठीक है, और भी जो राजनीतिक दल जितने भी हैं, जितनी भी हमारे यहाँ कंपनियां हैं, ठीक है, ये सभी क्या है, संघ या संगठन। यानी कि इनको बनाने की कोई भी व्यक्ति अपनी कंपनी स्थापित कर सकता है, कोई भी अपना व्यक्ति राजनीतिक दल बना सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं प्रत्येक व्यक्ति करने को उसको स्वतंत्रता प्रदान की गई है अनुच्छेद 19(1)(c) के अंतर्गत, ठीक है। अब इसी में सहकारी समिति बनाने का अधिकार, हमारे यहाँ वर्तमान में सहकारी समितियाँ आप सभी को ज्ञात होगा, क्योंकि हमेशा किसानों का जो कर्जा माफ़ करना जो चर्चा में लेकर रहता है। अधिकतर जितनी भी सरकारें होती हैं वो क्या करती हैं कि ये सहकारी समितियों के माध्यम से जिन किसानों ने कर्जा ले रखा है सिर्फ उन्हीं किसानों का कर्जा माफ़ होता है। जो राष्ट्रीयकृत जो बैंक हैं, यदि हम बात करें पीएनबी से ले रखा है, एसबीआई से ले रखा है या अन्य किसी बैंक से आपने लोन ले रखा है, तो उस बैंक से लिया गया लोन आपका माफ नहीं किया जाता है। तो फिर ये मुद्दा चर्चा में होता है कि सरकार ने क्या किया है, अपने वादे पर कायम नहीं है। तो इसका कारण है दोस्तों, जो सहकारी समितियां हैं ये राज्य सरकार के अधीन होती हैं, और इसी कारण जो भी किसान कर्जा ले रखा होता है सहकारी समितियों से, आपको ज्ञात होगा आपके आसपास क्षेत्र में या आपके जो दादा दादी उन्होंने ले रखा होगा या आस पड़ोसी ने ले रखा होगा, माता पिता ने ले रखा होगा, तो आप गौर करना, जब उन्होंने अभी पिछले कुछ समय वसुंधरा सरकार ने भी माफ़ किया था, गहलोत सरकार ने माफ़ किया, तो दोनों सरकारों ने सहकारी समितियों का कर्जा माफ़ किया है। आप देखना काफ़ी सारा जो पैसा है, अमाउंट जो है माफ़ हो गया होगा, ठीक है। एक बार आप चेकआउट जरूर करना या पूछना, संबंधित जो आपकी व्यक्ति हैं, सहकारी समिति से संबंधित व्यक्ति हैं, वो आपको बताएंगे इस बारे में। अब देखिए आगे हम बात करें, क्योंकि एजुकेशन का अर्थ ये नहीं होता है कि सिर्फ आपने किताबी ज्ञान ले लिया, उसका प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। और मैं हमेशा प्रैक्टिकल बात बताता हूं, आप भले अजमा के देख लो, आप पूछोगे आपको, हाँ बिल्कुल आपको मालूम पड़ जाएगा भी माफ हुआ है ठीक है। तो ये जरूरी है दोस्तों, प्रैक्टिकल नॉलेज होने से क्या होता है कि चीजें स्थायी और लंबे समय तक याद रहती हैं दोस्तों। आगे देखो हम बात करें अनुच्छेद 19(1)(d), निर्बाध रूप से घूमने की स्वतंत्रता, यानी कि देश के किसी भी हिस्से में आप बिना किसी रोक टोक के जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे जो आयरलैंड हैं, जैसे आप बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप, यहाँ पर घूमने के लिए आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। इसी के साथ नॉर्थ ईस्ट के भी कुछ क्षेत्र हैं, वहाँ पर भी आपको जाने के लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। क्योंकि इसका कारण है दोस्तों, क्योंकि ये जनजातीय क्षेत्र हैं, और जैसा हम अनुच्छेद 6 में पढ़ा था आपने 4 राज्य, वहाँ के लोग हमारी आम बोलचाल की भाषा बिल्कुल भी नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। और लक्षद्वीप है तो वहाँ के संदर्भ में भी कुछ ऐसे ही जो है नियम कानून बनाए गए हैं दोस्तों। आप जा सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको कुछ जो स्पेशल जो आपको नियम बताए जाते हैं आप उनको फॉलो करना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। अब इसके बारे में हम बात करें निवास करने की स्वतंत्रता। इससे पहले निर्बाध रूप से घूमने की स्वतंत्रता, अनुसूचित क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्र और ऐसे प्रतिबंध भी लगाए गए हैं दोस्तों। जैसे हम बात करें मिलिट्री स्टेशन हो गया, ऐसी चीज़ें जो सरकार के अधीन हैं और जो मतलब आम जनजीवन के लिए नहीं खोली गई हैं, तो आप वहां जाने की जिद नहीं कर सकते, सरकार आपको परमिशन नहीं देगी। निवास करने की स्वतंत्रता, देश में आप कहीं भी निवास कर सकते हैं, आराम से रह सकते हैं। पहले जम्मू कश्मीर में निवास नहीं कर सकते थे, अब तो वो भी प्रावधान हटा दिया गया है, उसको संघ राज्य क्षेत्र बना दिया, यूनियन टेरिटरी बना दिया। आप वहाँ मकान खरीद सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, आप आराम से रह सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप शादी विवाह भी कर सकते हैं, जो लोग इच्छुक हैं राजस्थान पुलिस में भर्ती होने के बाद, बिल्कुल आप शादी करके जो है जम्मू कश्मीर जाइए और शादी करके आइए बढ़िया घूम फिर के, ठीक है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं संपत्ति अर्जन का अधिकार। देखो संपत्ति अर्जन का अधिकार 44 संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आगे बात करें अनुच्छेद 19(1)(g), व्यापार करने की स्वतंत्रता, यानी कि अब आपको बता दूं, देश में आप कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी व्यापार कर सकते हैं। आपने कहावत तो सुनी होगी कि मारवाड़ी कहीं भी मिल जाएगा आपको, पूरे देश में कहीं भी चले जाओ, मारवाड़ी की अलग कॉलोनी होती है, भले आप केरल में चले जाओ, भले तमिलनाडु में चले जाओ, भले चेन्नई में आप चले जाओ, बेंगलुरु में आप चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तो आपको मारवाड़ी हर जगह मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो इसीलिए क्योंकि क्या है, हमारे यहाँ व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो राजस्थानी हर जगह आपको मिलेंगे, बिहार से आए हुए लोग भी हमारे यहाँ काफ़ी सारे मिलेंगे, यानी कि कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी हिस्से में व्यापार कर सकता है, बशर्ते व्यापार मादक पदार्थों की तस्करी से संबंधित नहीं हो,
जैसे दारू, अफीम, गांजा वगैरह। ऐसा नहीं आप कह देंगे साहब मैं तो हमारा मौलिक अधिकार है, हम तो साहब शुरू कर देते हैं व्यापार। जी नहीं, ये हमारे जो राजस्थान पुलिस के और संविधान के जो कानून कुछ प्रावधान हैं उनके विपरीत है। इस प्रकार से आप कोई व्यापार नहीं कर सकते। जिस व्यापार की अनुमति सरकार प्रदान नहीं करती है वो व्यापार आप नहीं कर सकते। बाकी सभी प्रकार के व्यापार कर सकते हैं। और व्यापार किसकी अनुमति प्रदान नहीं करती है? मादक पदार्थों की तस्करी की अनुमति सरकार अनुमति प्रदान नहीं करती है, या अवैध रूप से जो व्यापार होते हैं उनकी भी अनुमति जो सरकार के द्वारा प्रदान नहीं की जाती है दोस्तों। अब उम्मीद करता हूं अनुच्छेद जो 19 के आपके 6 के 6 मौलिक अधिकार याद हो गए। अभी भी नहीं हुए? चलो आपको एक ही बार में याद करवा देता हूं 6 के 6 कैसे याद करना। देखो, सबसे पहले अनुच्छेद 19(1)(a) आप इसको याद रखें। पहले क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दोबारा देखना, अभी आपको याद हो जाएंगे, एक ही बार में याद हो जाएंगे। बी, अब सभा करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता और विचरण करने की यानी कि घूमने की स्वतंत्रता। यदि आपसे बात करूं मैं निवास करने की स्वतंत्रता, ठीक है, इसको आप चलो इसको भी आप साथ में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। संपत्ति अर्जन की स्वतंत्रता, और जी आपका जो है आखिरी में था वो व्यापार करने की स्वतंत्रता। यही पढ़ा हमने। देखो, वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी। दूसरा हमने पढ़ा सभा का अधिकार, ठीक है। तीसरा हमने पढ़ा निर्बाध रूप से घूमने का अधिकार, विचरण का अधिकार। चौथा निवास का अधिकार। पांचवा जो आपका आपने देखा, पांचवा निवास का अधिकार, और छठा जो था संपत्ति का अधिकार। सातवां व्यापार का अधिकार। अब देखो दोस्तों, यहां देखो, वाक एवं अभिव्यक्ति यानी कि अपने विचार प्रकट करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? सभा की आवश्यकता। सभा में हमने विचार प्रकट किए तो उससे क्या बना? संघ बना। और संघ को लेकर हम कहां गए? घूमने गए साहब। घूमने गए तो हमें कोई जगह अच्छी लगी तो हमने क्या किया? निवास। निवास करने के लिए किसकी आवश्यकता है? संपत्ति यानी कि रुपया पैसा। उसके लिए हमने क्या किया? व्यापार। याद हुआ नहीं हुआ? एक बार पुनः रिपीट करो। देखो, वाक एवं अभिव्यक्ति के लिए सभा की आवश्यकता है, और सभा में हमने अपने विचार प्रकट किए तो संघ बना, और संघ को लेकर हम घूमने गए, और घूमने गए तो हमें जगह अच्छी लगी, हमने निवास किया। निवास करने के लिए पैसे की आवश्यकता अर्थात संपत्ति की आवश्यकता है, और संपत्ति के लिए हमने व्यापार किया। इसी क्रम में आपको ऐसा का ऐसा याद रखना है, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखो, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूं। एक तो जो आपका है प्रेस का, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी के साथ आपका जो चुप रहने का अधिकार है ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। वर्तमान में जो आपका CAA के कारण ये वाला भी काफी चर्चा में भी बना हुआ है। बाकी देखो दोस्तों, हैं सभी महत्वपूर्ण, क्योंकि मैं राजस्थान पुलिस के अकॉर्डिंग ही अभी आपका जो सिलेबस है वो पूरा राजस्थान पुलिस के अकॉर्डिंग चल रहा है, ना कि RS या पटवार के हिसाब से। हाँ, टॉपिक्स यही हैं, डिटेल उनमें भी आएगी, लेकिन उनमें काफी विस्तृत रूप से मुझे और पढ़ाना पड़ेगा, जिससे उनके आने वाले एग्जाम्स में जो भी सवाल होंगे वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। ये देखो दोस्तों, बिल्कुल बेसिक है, बेस है। जैसा हम बात करें, यदि हम मकान बनाते हैं तो सबसे पहले हम नींव या हमारा बेसमेंट बनाते हैं, तो ये वही बेसमेंट है। यानी कि किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए आपका एक बिल्कुल एक बेस है जो आपका प्रिपेयर होना आवश्यक है। बिल्डिंग जो RS वगैरह जिनमें हम बात करें अच्छे से, एक एक चीज को हम बिल्कुल खुलकर बात करेंगे, खुलकर पढ़ेंगे, तो वो हम बात अलग से करेंगे दोस्तों। लेकिन राजस्थान पुलिस के अकॉर्डिंग एक एक पॉइंट आपका क्लियर है, आपका एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। तो आपको बिल्कुल मन लगाकर पढ़ाई करनी है, ठीक है दोस्तों। और जो भी हमारे दोस्त नए हैं हमारे YouTube चैनल पर, तो वे हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिसके द्वारा हमारे द्वारा अपलोड किए गए जो वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन की जानकारी आपको समय समय पर प्राप्त होती रहे, ठीक है दोस्तों। और लाइक एंड कमेंट जरूर करें, साथ ही शेयर भी करें। जो आपके साथ में और अन्य दोस्त आपके जो राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या अन्य किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी तक ये आप वीडियो पहुंचाएं, जिससे उनको भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। कल फिर मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।